सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी एंड बिहार का 2 जीएस पेपर 2 का मॉडल आंसर। ये मॉडल आंसर जो क्वेश्चन है, कल जो हमारे यहाँ जो डेली आंसर प्रोग्राम चलता है उसी में 2 क्वेश्चन मैं दिया था, क्योंकि कल से ही इंडियन इकोनॉमी एंड बिहार के इकोनॉमी जीएस पेपर 2 का जो बीपीएससी में पूछता है उसी के रिगार्डिंग हम स्टार्ट किए थे। कल का जो टॉपिक था जिसमें था इंडियन एग्रीकल्चर, कल के टॉपिक में क्या इसमें शामिल किया था, इंडियन एग्रीकल्चर और बिहार का एग्रीकल्चर। तो इस दोनों से मैं कल 2 क्वेश्चन दिया था। जो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि कृषि सब्सिडी से आप क्या समझते हैं, भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है, इस संबंध में डब्ल्यूटीओ और भारत के बीच विवाद के मुख्य बिंदु क्या है, ये क्वेश्चन था। दूसरा मैं क्वेश्चन दिया था कि वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए, उन्हें दूर करने के उपाय बताइए, इस समस्या को हल करने के लिए सरकार की प्रमुख पहलों पर चर्चा कीजिए। ये 2 क्वेश्चन जो हमारे यहाँ यही डेली बेसिस पे होता है। सबसे पहले मैं टॉपिक दे देता हूँ कि क्या टॉपिक होगा। टॉपिक के साथ साथ मैं अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स उस ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूँ कि हाँ ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है ना उसी दोपहर में लगभग 10-11 बजे 12 बजे के बीच में मैं जो है ना उसी टॉपिक का 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, और इस 2 क्वेश्चन को लिखना होता है रात 8 से 10 बजे के बीच में और सबमिट करना होता है। फिर मैं कॉपी चेक करके सबका फीडबैक देता हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन था, इसी का अभी मतलब कि मॉडल आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब ये देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, कई लोगों को इकोनॉमिक्स में लिखने में डर होता है, इस डर को दूर करने के लिए मेरा वीडियो है। मैंने देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कृषि सब्सिडी से आप क्या समझते हैं, भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है, इस संबंध में डब्ल्यूटीओ और भारत के बीच क्या विवाद है। इस प्रश्न में 3 पार्ट हैं। पहले आपको ये दिखाना कि ये होता क्या है, ठीक ना, फिर इसकी क्यों आवश्यकता है, और फिर डब्ल्यूटीओ और भारत के विवाद दिखाना। अगर ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ये मान के लिखिए कृषि सब्सिडी क्या होता है, इसमें आपको लगभग 8 से 10 मार्क्स के मान के इसको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। इसकी आवश्यकता क्यों है, इसमें समझिए आपको इसमें लगभग जो है ना लगभग इसमें ना 15 नंबर के रेंज में आपको सोच के लिखना, 15 से 20 नंबर 15 नंबर के आसपास इसको सोच के लिखना पड़ेगा। अब बाकी आपको भारत और डब्ल्यूटीओ के बीच विवाद को देखकर लिखना पड़ेगा। मतलब 3 पार्ट में अगर इक्वल लिखें तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो वर्तमान में भारतीय कृषि की समस्याओं पर प्रमुख प्रकार, अब ऑब्वियसली जितना भी हमारे देश में समस्या है वही वर्तमान में जो है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक, वो लिखना है। इसके दूर करने का आपको उपाय बताना है, फिर इसमें क्या सरकार किए जा रहे हैं वो भी दिखाना है आपको, ठीक है। अगर यहाँ सिर्फ सरकार लिखा हुआ है ना, आप ये समझिए कि आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के जवाब में जिक्र करना। अगर सिर्फ भारत सरकार लिखे या सिर्फ राज्य सरकार लिखे तो तब राज्य का जिक्र, लेकिन अगर सरकार सिर्फ लिखा हुआ ना, यहाँ ये इसमें सोचिए कि यहाँ पे आपको दोनों लिखना है, केंद्र का और राज्य दोनों का लिखना है, ठीक ना। अब आइए इसका मॉडल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी हम इसका जो अभी 2023 का जो बजट है उसका जो डेटा है उसका भी हम जिक्र करेंगे। पहले यहाँ पे आइए, पहले मॉडल फॉर्म डिस्कस करते हैं तब आपको डेटा हम बताएंगे। देखिए इसका कैसे कैसा भूमिका लिखा जाए। यहाँ देखिए भूमिका में कई लोगों को भूमिका देखने में काफ़ी दिक्कत होता है। देखिए सिंपल इसमें क्या लिखा था आपको कि सब्सिडी एक प्रकार का आर्थिक सहायता है होती है जो राज्य या सरकार, मतलब कि केंद्र या सरकार द्वारा वस्तु और सेवा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रदान की जाती है। मतलब जैसे कि मान लेते हैं पीडीएस का दुकान है, राशन की दुकान है, वहाँ राशन की दुकान में क्या होता है, चावल या गेहूँ काफ़ी सस्ता मिलता है, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपये रेंज में उसका वहाँ दाम है। ऐसा आखिर क्यों है, मार्केट में चावल का दाम वही चावल का दाम लोग 40 रुपये केजी है, लेकिन पीडीएस की दुकान में वो 2 रुपया 3 रुपया क्यों मिलता है, इसलिए मिलता है कि सरकार जो है, देखिए 40 रुपये दाम था, लेकिन आपको पीडीएफ के दुकान को 3 रुपया क्यों मिला, क्योंकि सरकार इस पर अपना 37 रुपये जो है लगभग सब्सिडी देती है, आर्थिक सहायता आपको दी है, जो आपको पता नहीं चलता है। तो ये जो है आपको चूँकि डायरेक्ट अकाउंट में नहीं मिलता है, ये इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष सब्सिडी। कुछ ऐसी सब्सिडी होती है जो कि प्रत्यक्ष होती है, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी जो किसान सम्मान निधि योजना का जो किसानों को दिया जाता है हर साल 6,000 रुपया, वो क्या है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या है, प्रत्यक्ष सब्सिडी है। तो सब्सिडी हमारे देश में 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। फर्टिलाइजर्स पे जो सब्सिडी मिलता है, उर्वरक पे जो सब्सिडी मिलता है, ये क्या है, ये अप्रत्यक्ष है। सरकार जो है उर्वरक का दाम ही कम कर देती है मार्केट में। तो सरकार जो है ना, हमारे देश सरकार जो, चूँकि आपको पता है कि जो डीपीएसपी है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं डीपीएसपी का जो मेन अवधारणा है कि भाई आर्थिक और सामाजिक विकास, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये कहीं ना कहीं सब्सिडी का प्रावधान करती है। अगर आप इसको आंसर को और अच्छा सा बेहतर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखें कि सब्सिडी कहीं ना कहीं जो डीपीएसपी की में जो अवधारणा है कि नहीं, सामाजिक आर्थिक न्याय होना चाहिए और सभी लोगों का तक खाद्यान्न सुरक्षा होना चाहिए, पोषाहार होना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जो सब्सिडी ऐसी चीज़ों को लाती है। देखिए आंसर को आप कितना अच्छा कर सकते हैं। ये तो फिर देखिए एक ही मॉडल आंसर बहुत कुछ बताना संभव नहीं है, तो हमारे साथ जो जुड़ते हैं उसको पता चलता है। एक चीज़ सबको बताएंगे फिर दिक्कत होता है, क्योंकि मैं जो वहाँ जब कॉपी जब चेक करता हूँ
वीडियो के थ्रू हर एक कॉपी जब चेक करता हूँ तो वहाँ क्या होता है, मैं उस कॉपी में सबको बताता हूँ हाँ आपको ये ऐड करना है, ये चीज़ घटाना है। उससे क्या होता है, काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि मॉडल आंसर में मेरे पास लिमिटेड होता है कि हाँ इतना ही बात आपको लिखना है, हाँ लेकिन उसमें और भी बात आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि इतना लिख सकता। और यहाँ पे है कि भारत में जो एवरेज जो है ना, कुल जो व्यय पर लगभग 8 से 10% जो मेरा पैसा जो है सब्सिडी पर ही हर एक साल क्या होता है, खर्च होता है। इसी संदर्भ में कृषि के आधुनिक और विकास और किसानों की आय को बढ़ाने हेतु क्या दी जाती है, कृषि सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 2022-23 में आपको पता है कि कुल जो खर्च होने वाला कृषि पर इस बार 1,51,521 करोड़ खर्च होगा इस बार। लगभग उसमें से लगभग जो है लगभग 80% पैसा कहीं ना कहीं कृषि सब्सिडी पर ही खर्चा होगा, उर्वरक पे खर्चा होगा, कृषि यंत्र पे खर्चा होगा। तो ऐसा करके आप जो है ना दिखा सकते हैं कि ये सब्सिडी क्या होता है। अब यहाँ पे हम दिखा दिए कि भारत में जो कृषि सब्सिडी 2 प्रकार की दी जाती है। मैं यहीं पे लिख दिया कि एक तो प्रत्यक्ष सब्सिडी, एक है अप्रत्यक्ष सब्सिडी। प्रत्यक्ष में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तो जो 6,000 रुपया दिया जाता है वो पर महीने पर साल, वो फिर आय संरक्षण की योजना था, फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहीं ना कहीं क्या है, ये प्रत्यक्ष का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है ना अप्रत्यक्ष में क्या है, उर्वरक है, बीज है, कीटनाशक है, सिंचाई है, विद्युत बिजली में छूट, ये सब मतलब कि सरकार किसानों को क्या बोलते, ठीक है जो बिजली का रेट आपसे कम लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष सब्सिडी का क्या है, एग्जाम्पल है। आप इतना लिखे इतना छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की आखिर भारत में कृषि सब्सिडी की आवश्यकता किन तथ्यों से उभर कर सामने आती है। आप देखिए इसमें कुछ लॉजिकल बात कीजिएगा तो आपको अच्छा होगा। देखिए यहाँ सिंपल लिखना कि भारत की लगभग 70% आबादी गाँव में रहती है और इनकी मुख्य आजीविका का साधन क्या है, कृषि। अगर इसको हम नहीं देंगे कुछ सहायता तो इनका कृषि नहीं चल पाएगा। अगला, भारत में कृषि को विकास का इंजन माना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों का आर्थिक विकास कृषि के विकास में डिपेंड करता है। अतः जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहायताओं को बनाए रखा जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक। आगे यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हैं कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा देश के सामने बड़ी समस्या है। यहाँ आप लिख सकते हैं कोविड जैसे समय में जो है ना कितना हमारे देश में खाद्यान्न की मतलब कि कहीं कहीं कमी हुआ था। तो वर्तमान में खाद्य सुरक्षा देश के सामने एक गंभीर चुनौती पेश कर रहा है। लगभग 20 करोड़ आबादी अभी भी भुखमरी या गरीबी ऐसी चीज़ों से जूझ रही है। भारत द्वारा इसका मुकाबला करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 भी अपनाया गया है। अतः कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु जो है ना आपको किसानों को आर्थिक सहायता अनिवार्य है। मतलब आपको पता है ना कि जो जो आपको राशन जो मिलता है ये कहीं ना कहीं जो फूड सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत जो मिलता है, इसमें जो हमारे देश का लगभग 70% जो आबादी इसी से अपना जो है खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध लेती है। मतलब अगर जहाँ आपको खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 को अगर सफल बनाना है तो किसानों को तो सब्सिडी नहीं दीजिएगा तो फिर किसान फिर कैसे उपज कर पाएंगे, नहीं तो हमारा देश भुखमरी कगार पे आ जाएगा। ये लिख सकते हैं। बाकी भारत में हरित क्रांति से जुड़ी हुई तकनीकों को किसानों में लोकप्रिय बनाने के लिए कृषि सब्सिडी बहुत ही जरूरी है। ये ध्यान देने की बात है कि हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी ही एक निर्णायक है। आप ऐसे अपने आर्गूमेंट को बढ़ा सकते हैं। अगर हरित क्रांति सफल होने का एक पीछे पर्पस ये भी है, सरकार ने उर्वरक पे, सिंचाई पे, कृषि यंत्र पे काफ़ी अधिक सब्सिडी दिया था तो इसलिए ऐसा सफल हो पाया और अभी भी दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में लगभग 80% किसान लघु और सीमांत है, मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। ये किसान इतना अधिक निवेश नहीं कर सकते, इसलिए इनको भी इनका आय काफ़ी कम है, इसलिए सब्सिडी बहुत ही आवश्यक है। और भारत में महंगाई को नियंत्रित करने में भी कृषि सहायता सकारात्मक भूमिका निभाती है। अधिकांश मामले में भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण खाद्य सुरक्षाएँ वस्तुएं होती है। अब यदि कृषि सब्सिडी हटा दिया जाता है तो यह समस्या और भी अधिक गंभीर हो जाए। मतलब कि सब्सिडी देने से क्या होता है, चीज़ें सस्ती हो जाती है तो तथा चीज़ें लोगों को खरीदना में ईजी होता है, ठीक है। सस्ते विदेशी आयातित माल से प्रतिस्पर्धा करने हेतु सब्सिडी आवश्यक, ऑब्वियस सी बात है। पूरे दुनिया में सरकार सब्सिडी देती है अलग अलग देशों में, तो वहाँ का जो वस्तु हमारे यहाँ आता है तो अगर हम सब्सिडी नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वही लिखा हुआ है, ठीक ना। औद्योगिक विकास के लिए सस्ते दाम पर कच्चा माल की आपूर्ति हेतु भी सहायता जरूरी है। अब अगर औद्योगिक विकास अगर करना है, उद्योगों के लिए कच्चा माल भी सस्ते कीमत पर होना चाहिए ना, चाहे गन्ना हो या कपास हो, इसलिए भी चीज़ बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार उपर्युक्त आधार पर कृषि सब्सिडी के औचित्य को हम समझ सकते हैं। 1960-70 से ही लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर लागू कृषि सहायता की वजह से भारत आज न केवल खाद्यान्न उत्पादन निर्भर हो गया बल्कि किसानों की आय में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिला है। अब यहाँ पे हो गया पहला सेकंड पार्ट का
मैं जवाब दे दिया। अब यहाँ लिखना है कि WTO और कृषि सब्सिडी में जो है ना क्या क्या जो है ना विवाद है। अभी हाल ही में जो है ना यहाँ सुन लीजिए कि जिनेवा में बैठक हुआ था, जो WTO का उसको बोलते हैं मंत्री स्तरीय बैठक, जो हर 2 साल में लगभग होता है। तो जिनेवा में जो हुआ था वहाँ पे भी जो कई तरह के निर्णय लिए गए थे, तो मैं उसको अभी अलग से एक बता दूंगा अभी, लेकिन पहले इसको देख लीजिए इसमें क्या लिखा है। लिखा है WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर पर वस्तु और सेवा व्यापार को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसी संदर्भ में 1954 में एक हुआ था, एक कृषि एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हुआ, के तहत कृषि सब्सिडियों की उच्चतम सीमाओं को जो है ना डिसाइड किया। देखिए क्या होता है, इसमें मान लेते हैं अगर जो हम अमेरिका है या भारत है, मान लेते हैं अमेरिका और भारत है, तो अगर अमेरिका अपने किसानों को अगर अत्यधिक सब्सिडी देगा तो वहाँ के किसानों के लिए वो उत्पादन बहुत सस्ता हो जाएगा। सस्ता जब होगा तो पूरे दुनिया को सस्ता ही बेचेगा, ठीक ना। अगर कोई देश मान लेते हैं जो है ना कम सब्सिडी देता है अपने देश के किसानों को, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का जो वस्तु है, वहाँ का जो अनाज काफ़ी महंगा हो जाएगा और पूरे दुनिया को महंगा बिकेगा। अब लोग क्या खरीदेगा, लोग सस्ती वस्तु खरीदेगा। तो यहाँ पे वही है कि हर एक देशों को WTO के तहत ये कहा गया था कि आप अपने देश में जो सब्सिडी दोगे उसका एक मैक्सिमम हम फिक्स कर देते हैं। इसके तहत कहा गया था कि विकासशील राष्ट्रों के लिए जो है ना कृषिगत सब्सिडी का कुल GDP का लगभग 10% तथा विकसित राष्ट्रों के लिए 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक ना, ये कहा गया था। तो यहाँ पे तो इसमें क्या हुआ कि जो कि भारत के सामने समस्या क्या है कि खाद्यान्न सुरक्षा हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है। मैक्सिमम आबादी हमारे यहाँ किस पर, कृषि पर डिपेंड है, तो हमको कृषि सब्सिडी देना एक अनिवार्य विषय बन जाता है। इसलिए हम ऐसे नियमों को पालन नहीं कर सकते। हालांकि हमारे यहाँ सब्सिडी कहीं ना कहीं जो GDP का 10% से ज़्यादा कभी कभी हो जाता है। इसलिए जो है ना कई देशों को इस पर आपत्ति भी होती है कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2013 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। 60% आबादी को इसमें शामिल किया गया, लगभग 60-70% आबादी हमने शामिल इसमें लगभग देखिए जब भी कभी डेटा तो लगभग आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विकसित राष्ट्रों द्वारा इस बात का अनुमान लगाया गया कि भारत इस अधिनियम को के लागू करने के क्रम में 10% की उच्चतम सीमा को पार कर सकता है। इसलिए उनके 2013 के बाली में एक मीटिंग हुआ था इंडोनेशिया में WTO का, वहाँ इस मुद्दे को काफ़ी ज़ोर शोर से विकसित राष्ट्र ने उठाया था कि भारत जो ये कर रहा है ना, इसमें कहीं ना GDP का 10% से अधिक भारत सब्सिडी अपने किसानों को दे रहा है, जो कि WTO के मतलब नियमों के उल्लंघन कर रहा है। ये बैठक मामला उठा था। इसके अतिरिक्त हाल के कुछ वर्षों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील आदि देशों द्वारा भारत के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के खिलाफ भी WTO में आपत्ति दर्ज की गई है। मतलब इन लोगों का कहना है कि जो भारत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो देती है हर एक वस्तु पर, उत्पादन का मूल्य का लगभग 70%, कपास पर 70% है, गन्ना पर 90%, चावल पर 60% अधिक सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। इन लोग का ऐसा WTO में इन्होंने अपना आरोप दायर किया है, जो WTO के अंबर सब्सिडी के बॉक्स के खिलाफ। मतलब सिंपल ही समझिए कि इन लोगों का कहना है अगर उत्पादन में अगर 10 रुपया खर्चा होता है भारत में गन्ना में, तो यहाँ की सरकार जो है ना अपने किसानों को दे देती है लगभग जो है ना 20 रुपया दे देती है, 17 रुपया देती है, एक्स्ट्रा दे देती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना किसानों का उत्पादन सस्ता हो जाता है और भारत जो है कपास गन्ने को पूरे दुनिया में सस्ते दाम पर बेचने की क्या करता है, कोशिश करता है। ये इन लोग का आरोप है, ठीक है, ध्यान है। लेकिन चूंकि हमारे देश में समस्या ये है कि खाद्यान्न सुरक्षा हम लोग को करना जरूरी है और हमारा हित तो है कि भाई जब तक हम गन्ना कपास ये सब नहीं उगाएंगे तो मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कुछ मामले होते हैं जहाँ पे हम बातचीत करके समस्या समाधान करने की भारत कोशिश करता है। हाँ, किसी में सफल होते हैं, किसी में सफल नहीं होते, वो अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ दिखा दीजिए कि WTO में क्या है ना, सब्सिडी के कुछ जो है ना बॉक्स है, उसको हम बोलते हैं संदूकीकरण बॉक्स। का मतलब है कि उसने 3 तरह का WTO ने कहा कि भाई कोई भी देश जो है ना अपने किसानों को 3 तरह का जो है ना सब्सिडी दे सकता है। एक तो ग्रीन बॉक्स, एक क्या होता है ग्रीन बॉक्स दे सकता है, एक था ब्लू बॉक्स है और एक है अंबर बॉक्स। अब देखिए तीनों में क्या क्या कहा गया, सिंपल कि देखिए ग्रीन बॉक्स किसानों को दिया गया वो सब्सिडी है जिसके व्यापार में कोई विकृति पैदा नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि जैसे भारत जो बिहार सरकार जो जल जीवन हरियाली के तहत अगर मान लीजिए पेड़ पौधे लगाने के लिए अगर पैसा दे रही है किसानों को, उससे कोई विकृति नहीं होने वाला। पर्यावरण संबंधी अगर किसी भी प्रावधान को लागू करने को जो पैसा दिया जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रीन बॉक्स। और एक है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स मतलब क्या है, अगर आप कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ आप पैसा देते हैं या मतलब सॉइल को लेकर कुछ हो गया या मतलब कि कुछ छोटे मोटे जो अगर देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ अंबर बॉक्स में वो सब्सिडी आता है
जो व्यापार को कहीं ना कहीं विकृत कर, जैसे मान लो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, अगर अधिक भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देगी तो भारत के किसानों का अधिक आय होगा, और इससे कहीं ना कहीं जो है ना दूसरे देशों को दिक्कत होता है। तो अंबर बॉक्स को ही लेके प्रोजेक्ट के हम यहाँ उर्वरक देते हैं, सब्सिडी देते हैं, सिंचाई में देते हैं, बीज में, ये कहीं ना कहीं अंबर बॉक्स तहत आता है, जो किसानों को उत्पादन सस्ता कर देता है, और सस्ता अगर उनको होता है तो वो सस्ता पूरी दुनिया में माल बिकता है, तो इससे अदर देशों को काफ़ी दिक्कत होता है। मेन समस्या अंबर बॉक्स को लेकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा हूँ मैं कि हालांकि भारत के द्वारा WTO में खाद्य सुरक्षा कानून को जारी रखे जाने की बात कही गई है, तथा यह कृषि प्रधान देश के लिए 10% उच्चतर दर की सीमा में बदलाव की बात को है। मतलब कि भारत ने हमेशा ये मांग किया कि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, खाद्य सुरक्षा अपने देश को हमको करना है, इसलिए हमको 10% से जो है हमको अधिक देने का छूट दिया जाए। इसलिए एक पीस क्लॉज के तहत भारत को ना अस्थायी छूट दी गई है। तो इसको कहा गया पीस क्लॉज। क्या कहा गया? पीस क्लॉज के तहत भारत को अस्थायी छूट दी गई है, परंतु नैरोबी और ब्यूनस आयर्स सम्मेलन में कोई ठोस मतलब अभी मैं बैठक हुआ था, इसमें भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है, और अभी जो हुआ है जिनेवा में, वहाँ भी इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। आप यहाँ जिक्र कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यही निष्कर्षतः यही कह सकते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश जहाँ गरीबी, भुखमरी एवं गंभीर समस्या से जूझ रही है, कृषि विकास हेतु सहायता अनिवार्य है। अतः भारत को WTO में अपनी बात कह रखते हुए इसका समाधान करना चाहिए, ताकि देश की 80 करोड़ आबादी को जो है ना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके, और भारत कहीं ना कहीं जो यहाँ लिख सकते हैं जो SDG जो सतत विकास लक्ष्य मेरा है उसको हम प्राप्त कर सकें, और भारत को एक विकसित राष्ट्र, यहाँ पर लिखा है जो है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा अति अनिवार्य है, क्योंकि भारत सरकार का टारगेट क्या है, 2045 तक विकसित राष्ट्र बनने के कैटेगरी में हमको आना है। तो इस आप यहाँ पे निष्कर्ष में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए, उन्हें दूर करने के क्या उपाय हैं, समस्या का क्या हल है। देखिए यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, एक भूमिका में क्या लिखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि न केवल, हाँ एक चीज़ और मैं भूल गया यहाँ पे कि जो देखिए इस बार जो सब्सिडी का जो सरकार जो इस बार किया है, इस बार देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, हाँ यहाँ देखिए किसान इस बार जो उर्वरक सब्सिडी देखिए कितना है, लगभग 1,05,222 करोड़ रुपया इस बार के बजट में जो है ना सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, उर्वरक सब्सिडी पर दिया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे खाद, देखिए खाद सब्सिडी देखिए कितना लगभग, ये आप डेटा याद रख सकते हैं, देखिए इतना करोड़ खाद्यान्न पे है, ठीक ना। आप लिख सकते हैं मोटा मोटी डेटा अगर आपको याद रहेगा तो एग्जाम में, ठीक है। बाकी देखिए पेट्रोलियम सब्सिडी है, अन्न सब्सिडी, देखिए यहाँ पे मतलब कि सरकार का जो मैक्सिमम पैसा जो सब्सिडी पे हमारे देश में खर्चा होता है, आप ऐसे करके एग्जाम में लिख सकते हैं, डेटा आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। बाकी आपको बता ही दिया इस बार जो है ना 1,51,521 करोड़ रुपये कृषि पर खर्चा होने की जो है ना बात की गई है। इसे कुछ डेटा फैक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक ना। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हाँ इस बार जो है ना जो बजट में जो लाया गया, क्या मेनली पर्पज़ किया गया कि किसानों के लिए डिजिटल और हाईटेक सेवाएं देंगे, कृषि में ड्रोन का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, तिलहन फसलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है इस बजट में। और कहा गया राज्यों को अपने कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी संशोधन करने को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे प्राकृतिक, जीरो बजट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक, मतलब ये सब जो है ना प्रयास इस बार जो है ना किए गए हैं। आप अपने मतलब कि क्वेश्चन में आंसर में ये बातें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका, हाँ देखिए कृषि में आपको अगर समस्या अगर पूछेगा, देखिए सबसे पहले भूमिका क्या लिखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि न केवल लगभग 50% लोगों का रोजगार तथा GDP में लगभग 18% योगदान करती है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योगों के लिए कच्चे माल, गरीबी निवारण, महिला सशक्तिकरण, सतत विकास को भी सुनिश्चित करता है। परंतु कम उत्पादकता, सिंचाई साधनों का अभाव, कृषि साख की आदि समस्या के कारण भारतीय कृषि अभी भी क्या हुई, पिछड़ी हुई। मैं हमेशा बोलता हूँ भूमिका में आप वो बात लिखें जो कि प्रश्न का डिमांड हो, ठीक है। और यहाँ जो मैं डेटा यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पर हर एक में लगाइए लगभग, क्योंकि देखिए क्या होता है GDP में जो कृषि का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, कभी 15% हो जाता है, कभी 18% हो जाता है। तो आप यहाँ मोटा मोटी लगभग लिखें कि 18% लगभग डेटा लिखें, हमेशा लिखें, ठीक ना। एग्जैक्ट थोड़ा अगर लिखें तो एकदम लगे कैसे लिख सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा लगभग हमेशा यहाँ पे लगभग लिखें, यहाँ भी लगभग लिखें। तो क्योंकि पिछले साल कभी 16 हो जाता है, कभी 15 हो जाता है, आप पढ़े होंगे सर्वे में, तो लगभग अभी जो है लगभग 18% के रेंज में है। बिहार में लगभग वही 19% के आसपास जो होता है। तो ये लगभग जब लिखने से क्या होता है कि हम सेफ जोन में चले जाते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का आपको भूमिका लगभग 5-6 लाइन का लिखना होगा, जो कि क्वेश्चन का डिमांड है। आगे यहाँ पे
हमने क्या किया, लिखा है कि नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट अभिनव भारत 1875 में एक रिपोर्ट आया था नीति आयोग का, उसमें कहा इंडिया 1875 में कहा गया था कि कृषि में निम्न समस्याएं अभी भी मौजूद है। अब देखिए हम इस समस्या को कैसे फ्लोचार्ट में दिखाया हूँ, कई लोग का कहना था सर कैसे बनाए हम फ्लोचार्ट, देखिए समझिए समस्या क्या लिखा हूँ। पहले हम लिखा है संस्थागत समस्या हमारे देश, पहला क्या है, जोत का आकार छोटा है, लगभग 80-85% जो किसान जो है ना 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले। देखिए हमेशा डेटा जो है ना, डेटा हमेशा लगभग लिखा है 80-85% किसान जो है ना 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले। मैं फिर बोल रहा हूँ डेटा में आप हमेशा लगभग शब्द यूज करके, हमेशा आपको एग्जैक्ट डेटा यूज नहीं होगा। और एग्जाम में बात को समझता है कि इसको मेंस में एग्जैक्ट डेटा लिखना थोड़ा सा मुश्किल, हाँ लेकिन लगभग लिखने से आप हमेशा सेफ जोन में रहिएगा। भूमि का दोषपूर्ण व्यवस्था, हमारे यहाँ भंडारण का सुविधा का अभाव है, सिंचाई सुविधा अच्छे से नहीं है। हम लोग जो पब्लिक प्राइवेट जो परियोजना है उस पर भी सही ढंग से मेरा काम नहीं हो रहा है। और जो हमारे देश में अब संरचना मतलब कि रोड सड़क बिजली की काफ़ी कमी है और किसानों को बिजली भी नहीं मिल पा रही, ये जो है ना हमारे देश में संस्थागत जो है ना समस्याएं हैं। फिर आप यहाँ क्या लिखिए, आर्थिक समस्या, भाई ऋण सुविधा का अभाव किसानों को नहीं मिलता है, सब्सिडी का गलत इस्तेमाल होता है, सब्सिडी बड़े किसान लेते हैं छोटे किसान नहीं ले पाते हैं, गैर कृषि रोजगार में कमी है और कृषि आधारित उद्योग की भी काफ़ी कमी होने की वजह से ये समस्या निकल के सामने आती है। आगे लिखा तकनीकी में, किसान अभी भी जो आउटडेटेड जो है ना मतलब कृषि यंत्र यूज कर रहे हैं, बीज का अच्छा गुणवत्ता नहीं हमारे देश में है, ठीक ना। अगला यहाँ लिख रहा है क्या, प्राकृतिक समस्या में जैसे कि आपको तो मानसून की अनियमितता होती है हमारे देश में, मिट्टी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, बाढ़ सूखा आ जाता है और जनसंख्या पर काफ़ी क्या है दबाव है। ये सब अपने प्राकृतिक ऐसे प्रोग्राम में लिख सकते हैं। अगला यहाँ लिखा हूँ कि चूँकि कह रहा है कि उपाय बताइए, तो हम उपाय में क्या किए हैं कि उपयुक्त कृषि समस्या के कारण किसान आत्महत्या, किसान आंदोलन, खाद्यान्न संकट जैसी चुनौतियाँ पैदा होती है, अतः कृषि समस्या को दूर करने हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। अब यहाँ हम देखिए उपाय देखिए, जब भी कभी आप कृषि में क्वेश्चन लिखें ना, अभी तक आप लोगों ने ऐसा नहीं लिखा होगा, क्या लिखा है कि उपाय फसल पूर्व भी किया जाएगा, फसल के दौरान करने का बात कीजिए और फसल उत्पादन के बाद। क्योंकि देखिए कृषि में क्या होता है, जो कृषि जो मेरा प्रोसेस है जो सिस्टम है, एक तो कृषि पूर्व हम लोग किसान बहुत कुछ करते हैं, फसल के दौरान भी कुछ करना पड़ेगा और उत्पादन के बाद भी करना पड़ेगा। ऐसे 3 भाग में अगर लिखिएगा ना, कोई भी डायमेंशन आप छोड़िएगा। मैं बार बोलता हूँ, जब भी मैं मॉडल आंसर देता हूँ या ग्रुप में जब डिस्कस करता हूँ, अपने जो कॉपी जब चेक करता हूँ सब लोगों का, यही बोलता हूँ कि आप प्रश्न के हर एक डायमेंशन को लिख दीजिए ना, कोई डायमेंशन छोड़िए ही नहीं जहाँ नंबर कटने का कुछ संभावना हो। क्योंकि जो मैं इकोनॉमिक्स मेरा जो कॉपी जो मैं ग्रुप में यहाँ टेलीग्राम पे शेयर किया था और यहाँ यूट्यूब पर भी, वहाँ मैं बीपीएससी का जो मैं आरटीआई कॉपी दिखाया था इकोनॉमिक्स का, वहाँ पे सब में हमको जो है ना 22-23 नंबर मिला था। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने इसी तरह की चीज़ों का यूज किया था कॉपी पे। तो यहाँ देखिए फसल पूर्व आप क्या कर सकते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र व राज्य कृषि विश्वविद्यालय को मिलकर जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसल बीज का विकास करना। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश के किसान को यही पता नहीं कि कौन सा बीज लगाना है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है या नहीं। अभी वो जगह राज्यों में उत्पादन कम हो गया, क्यों, क्योंकि वहाँ के किसान को उतना आइडिया नहीं था क्या फसल लगाना, ऐसे लगा। अगर जो अनुसंधान होगा, रिसर्च होगा, किसान को बताए नहीं ऐसे आप लगाओ, ऐसे करो, तब कितना अच्छा होगा। मृदा स्वास्थ्य प्रॉपर जाँच की व्यवस्था हमारे पूरे देश में होनी चाहिए। कृषि यंत्र पर अच्छा सब्सिडी मिलना चाहिए, अनुदान मिलना चाहिए और मौसम आधारित और क्षेत्र आधारित बीजों का विकास होना बहुत ही जरूरी। मान लीजिए कि अगर बिहार में की मिट्टी कुछ और है, अदर इसकी मिट्टी कुछ है, तो मिट्टी आधारित और वहाँ मौसम आधारित हमको बीज भी लगाना चाहिए और फसल का चयन करना चाहिए। ये हमको कृषि पूर्व में करना चाहिए, ऐसा उपाय, ठीक ना। अगला फसल के दौरान क्या होना चाहिए, हमको सूक्ष्म सिंचाई का विकास करना चाहिए। कुल फसल क्षेत्र लगभग 75% अभी भी हमारे यहाँ जो है ना सिंचाई सुविधा नहीं है, ठीक। मतलब कि हमारे यहाँ जो अभी सिंचाई सुविधा ना मैक्सिमम जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमको वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। मतलब कि हम यहाँ लिखे हैं कुल फसल क्षेत्र का लगभग 75% पर सिंचाई सुविधा, अभी हमारे मुश्किल पे 45% ही है, उसको बढ़ा कर हमको करना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, जैविक खाद का प्रयोग उसमें करना चाहिए हमको। आपदा के जब समय जो है ना खरीफ फसल के नुकसान हेतु होने पर बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। पशुपालन और डेयरी उत्पादन, मत्स्य पालन पर फोकस करना चाहिए और जो है ना हमको सोलर पंप की सुविधाएं करनी चाहिए। ये सब हम लोग कृषि के दौरान कर सकते हैं। अगला यहाँ पे जब उत्पादन हो जाए तो क्या करना चाहिए, हमको भंडारण सुविधा बढ़ाना चाहिए। मतलब कि जो अच्छे से हर एक जगह जो है ना किसान अपना अनाज वहाँ रख सके। एमएसपी पर जो है फसल की खरीद होनी चाहिए, मतलब कि न्यूनतम जितना, क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत क्या है ना, एमएसपी पर खरीद होता ही नहीं है। ई नैम जो इलेक्ट्रॉनिक जो मार्केट है आपका जो
पर उचित मूल्य की सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। आधारभूत समस्याओं की सुविधा होनी चाहिए। फसल खरीद में जो आपको जो बिचौली है उसको ख़त्म करना चाहिए। और खाद्य प्रोसेसिंग उद्योगों तक कच्चे माल की पहुंच होनी चाहिए। अगर हम लोग कर देंगे ओवरऑल, तो किसान को कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आराम से आय दोगुनी हो जाएगी। आगे हम लिखें यहाँ पे कि जो अब सरकार का देखिए उपाय में क्या लिखा हूँ। एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत सरकार द्वारा कृषि सुधार के कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें निम्न रूप में हम देख सकते हैं। उत्पादन पूर्व या फसल बुआई के समय देखिए क्या क्या ऐसे एंगल बांटिए सबको, ठीक ना। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम 2015 के तहत मृदा की अम्लता की जांच के लिए कार्यक्रम लाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बीज, खाद, उर्वरक, मशीन पे लोन दिया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र आर्या, मेरा गांव मेरा गौरव के तहत वैज्ञानिकों की पहुंच खेत तक हो रही है। अब देखिए उत्पादन के साथ या खरीफ फसल हेतु कार्यक्रम क्या क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से क्षति फसलों की सहायता राशि दी जा रही है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, ब्याज अनुदान योजना है, और भी कई योजना का आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी होती है और पेज कम होता है, लिमिट होता है, आप उतना अधिक लिख भी नहीं सकते हैं। आगे देखिए हम लिखा है फसल कटाई के बाद देखिए विपणन कार्यक्रम। देखिए ई नैम ऑनलाइन विपणन सुविधा सरकार देती है। पीएम आशा अन्नदाता योजना के तहत उपज का डेढ़ दिया गया है सबको। और पीएम किसान योजना भी है, ठीक ना। अन्य योजना हरित क्रांति है, कृषि योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है ये लाया गया था, क्या नाम है इसको, कृषि योजना, ये भी लॉन्च किया गया है, ठीक ना। उसके बाद जो है ना और भी आप कई चीज़ें जिक्र यहाँ पे, जैसे कभी हमारे देश में ना जो कृषि उन्नति योजना जो एक तरह से अमृला योजना है पूरे कृषि को विकास के लेके। और भी अभी आप जैविक कृषि का कर सकते हैं। बजट में अभी जो किया उर्वरक का सब्सिडी का जिक्र कर सकते, बहुत सारा बात है, लेकिन उतना लिखने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो यही पे लिखा हूँ कि 2022 तक जो है ना किसानों की आय दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया। उसमें ना 7 सूत्रीय कार्यक्रम भी सरकार ने लॉन्च किया था। और कृषि से संबंधित कुछ और भी, जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया गया है, नीली क्रांति लागू किया गया, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना लागू किया। ये जितना भी योजना है ना, आप जितना लिख सकते हैं बहुत शॉर्ट में ना लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। अब चूँकि यहाँ सरकार का है, इसलिए देखिए थोड़ा बिहार सरकार का उपाय लिख दिया। पता है आपको बिहार सरकार कृषि ऋण में पहला खत्म हो गया, दूसरा खत्म हो गया, अभी तीसरा चल रहा था। अब मैं लिख दिया हूँ कृषि ऋण में तीसरा। जैविक कृषि को बढ़ावा बिहार सरकार दे रही है, स्मार्ट एग्रीकल्चर पर फोकस कर रही है, सूक्ष्म सिंचाई का विकास कर रही है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन चल रहा है हमारे बिहार राज्य में। फिर जल जीवन हरियाली मिशन का तो ये तो काम किया ही जा रहा है। इतना आप जिक्र करते, अब यहाँ लिख दिया था निष्कर्ष करते हैं भारत की कृषि एक साथ कई चुनौतियां और समस्या का सामना कर रहा है। अतः सरकार को अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय के जरिए कृषि को लाभकारी बनाना अनिवार्य है, ताकि भारत का संयोजित विकास हो सके। इसमें और भी बात आप लिख सकते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है या डीपीएसपी की संकल्पना को प्राप्त करना है। और किसान विकसित राष्ट्र बनने में हम किसान को नहीं छोड़ सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के कृषि को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो विकसित का मतलब क्या है, जब सारे क्षेत्र बराबर रूप में विकसित हो तभी हम एक विकसित राष्ट्र कह पाएंगे। तो आप ऐसे करके एग्जाम में आंसर को लिख सकते हैं। अभी हाल ही में जो WTO का जो 12वां जो मंत्रिस्तरीय बैठक हुआ है उसका हम जिक्र कर देते हैं। लिखा ना WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में जिनेवा में हुआ था। हालांकि यह जो है ना होना था कजाकिस्तान में, लेकिन कोविड की वजह से जो है ना ये स्थगित कर दिया गया था। और कहाँ हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। अब यहाँ देखिए इसमें जो क्या क्या हुआ, एक जिनेवा पैकेज का अनावरण किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिनेवा पैकेज से क्या समझते हैं। देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है। पहला बात कि वैक्सीन जो है ना न्यायसम्मत वितरण होना चाहिए और पेटेंट मापदंडों में ढील होना चाहिए। देखिए क्या होना, कई सारे विकसित राष्ट्र ने जब कोविड जो वैक्सीन जब बनाया तो उसने कई तरह के पेटेंट के नियम लागू कर दिए। तो इसमें ये बैठक हुआ है कि जो पेटेंट का जो मानदंड है अभी तक उसमें ढील दिया जाए, क्योंकि अभी कोविड अभी है ही और कई गरीब देशों को अभी जो वैक्सीन नहीं निर्माण कर पा रहे, फिर उसको पेटेंट में ढील दिया जाए। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना पड़ेगा, मत्स्य सब्सिडी देना पड़ेगा। और ई-कॉमर्स में जो कुछ चीज़ें था उसको अभी ना कहा कि नहीं। तो ये आपका मोड आंसर था, ठीक ना। WTO का जो अभी जिनेवा में जो बैठक हुआ है तो वहाँ पे भी जो है ना जो जो निर्णय हुआ है उसमें एक तो मत्स्य पे हुआ है और एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु पे हुआ है। तो ये जो ना जब हम WTO अलग से पढ़ाएंगे ना टॉपिक तो उसी में सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बताना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मतलब कि वो लिंक टूट जाएगा। तो जब WTO का हम अलग से क्लास लेंगे इकोनॉमिक्स में तो वहाँ पे उन WTO जितना भी तक सबमिट हुआ है, जितना उसमें एग्रीमेंट हो, सब हम बारे बारे से बता देंगे, ठीक है। अभी इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये आपका पूरा का मोड़ा आंसर था, इसको आप देखें और समझें कि कैसे जो एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। और देखिए मेरा मेनली पर्पस यही कि जो आंसर टीम मेरा प्रोग्राम डेली चल जो रहा है ग्रुप में या जो टेलीग्राम पे, तो उसमें मेरा पर्पस ये कि आपको एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए जो कि UPSC BPSC में आपको अच्छे मार्क्स
सके। तो वही मेरा प्रयास है, कहाँ डेटा यूज़ करना है, कहाँ कौन सा फ्लो चार्ट यूज़ करना है, ठीक ना, ये सब मैं सिखा रहा हूँ। जिनको भी जुड़ना है नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर हमको मैसेज या कॉल कर सकते हैं, उनको आगे प्रोसेस बता दिया जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।